नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा संकट गहरा रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 13 जून की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हाँ, इजराइल ने ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को निशाना बनाया और दावा किया गया कि इजराइल ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आज हम इसी परमाणु रहस्य को समझेंगे। कैसे दुनिया के 10 देशों ने परमाणु हथियार हासिल किए? क्या अब कोई नया देश परमाणु बम नहीं बना सकता? और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इसके क्या परिणाम होंगे? आइए ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिसंबर 1938 में, जब जर्मनी की एक लैब में वैज्ञानिक ओटो हान ने फ्रिट्ज स्ट्रोसमैन ने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार कर नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से निकली भारी मात्रा में ऊर्जा ने दुनिया को हिला दिया। यहूदी साइंटिस्ट लीजा माइटनर ने चेन रिएक्शन की संभावना बताई और अमेरिकी वैज्ञानिकों को लगा कि नाजी जर्मनी के हाथों एक खतरनाक हथियार लग सकता है। यही से शुरुआत हुई मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। जून 1942 में अमेरिका ने ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली ग्रोव्स को और वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अगुवाई में गोपनीय तरीके से एटम बम बनाना शुरू किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जुलाई 1945 में यूरेनियम और प्लूटोनियम के 2 बम तैयार थे। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने ट्रिनिटी में पहले बम का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के आदेश पर 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर यूरेनियम बम लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर प्लूटोनियम बम फैटमैन दागा गया। इन धमाकों ने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को परमाणु शक्ति की विनाशकारी क्षमता का परिचय दिया। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम भी विकसित कर लिया, जो नागासाकी पर गिरे बम से 450 गुना अधिक शक्तिशाली था। अमेरिका की परमाणु प्रगति पर सोवियत संघ की भी नजर थी। 1939 में जब न्यूक्लियर रिसर्च की खबरें आनी बंद हुई तो रूस ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर से ही वैज्ञानिकों ने जानकारियां रूसी जासूसों तक पहुंचाई। नतीजतन 29 अगस्त 1949 को रूस ने RDS-1 नाम से बम का सफल परीक्षण कर लिया। 1955 में सोवियत ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया और अमेरिका के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका ने बाद में यूके को पूरी रिसर्च देने से मना कर दिया, लेकिन यूके ने हार नहीं मानी और 1952 में अपने दम पर प्लूटोनियम बम का सफल परीक्षण किया और 1957 में हाइड्रोजन बम भी बना लिया। फ्रांस के वैज्ञानिक भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे और इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 को एटम बम और 24 अगस्त 1968 को हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। अब बात करते हैं 1957 में सोवियत रूस की मदद से चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और अपने यूरेनियम भंडार और कियान सान कियांग जैसे वैज्ञानिकों के दम पर चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को एटम बम और 17 जून 1967 को हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। छठे परमाणु शक्ति वाले देश के रूप में उभरा इजराइल। 1950 के दशक में फ्रांस की मदद से इजराइल ने प्लूटोनियम संवर्धन के लिए रिसर्च सेंटर शुरू किया। हालांकि इजराइल ने कभी स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन 1986 में वैज्ञानिक मोर्डखाई वानून ने दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ खुलासा किया कि इजराइल के पास 100 से 200 परमाणु बम है। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा की अगुवाई में शुरू हुआ। 1962 में चीन से जंग हारने के बाद भारत ने एटम बम बनाने की कोशिशें तेज कर दी। 18 मई 1974 को भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, जिसे दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा और प्रतिबंध भी लगे। लेकिन 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 5 सफल परमाणु परीक्षण किए, जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी शामिल था। 8वें नंबर पर न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले देश साउथ अफ्रीका था, जिसने 1970 के दशक में इजराइल के साथ मिलकर कई गुप्त परीक्षण किए। हालांकि 1991 में उसने एनपीटी में शामिल होने के बाद अपने सभी बम नष्ट कर दिए। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाने की ठान ली। अब्दुल कादिर खान, जो एम्स्टर्डम की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, उन्होंने आईएसआई से संपर्क किया और 1975 में पाकिस्तान लौट आए। अपने साथ बम बनाने की तकनीक भी चुरा लाए थे। चीन की मदद से पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के जवाब में 5 परमाणु परीक्षण किए। 2004 में खान ने कबूल किया कि वो ईरान
नॉर्थ कोरिया और लीबिया को परमाणु तकनीक बेचने में शामिल थे। नॉर्थ कोरिया को 1959 में रूस से एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मिला था और 1990 के दशक में उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदले पाकिस्तान से परमाणु बम की टेक्नोलॉजी मिली। 9 अक्टूबर 2006 को नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला एटम बम बनाया और 2017 में हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया। महज 100 से 200 परमाणु बम ही दुनिया को तबाह कर सकते हैं। न्यूक्लियर विंटर का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए 1960 के बाद परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कोशिशें शुरू हुई। 1970 में लागू हुई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को सबसे प्रभावी संधि माना जाता है। इस पर 191 देशों ने साइन किए, जिसमें 5 परमाणु शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके शामिल हैं। एनपीटी के तहत ये 5 देश ही परमाणु हथियार रख सकते हैं। कोई नया देश परमाणु बम नहीं बना सकता। हालांकि भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने एनपीटी पर कभी साइन ही नहीं किए, जिसके कारण उन्हें परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना जाता, लेकिन उनके पास ये हथियार हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े परमाणु संकट की, ईरान की। ईरान के पास यूरेनियम की शुद्धता बढ़ाने वाले 2 न्यूक्लियर प्लांट हैं, नतांज और फोर्डो। कई प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इनमें यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और इजराइल, अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का दावा है कि ईरान ने 87% तक यूरेनियम शुद्ध कर लिया है, जिससे आधा दर्जन परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान अब 90% प्योर यूरेनियम हासिल करने के काफी करीब है, जो एक ताकतवर परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने भी कहा है कि ईरान के नेता परमाणु हथियार विकसित करना चाहते हैं और वो कुछ ही हफ्तों या महीनों में परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं और इजराइल ने हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों और नातांज प्लांट को निशाना बनाया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु टेक्नोलॉजी को किसी हमले से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दिमाग में मौजूद है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु शक्ति आई तो वो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा। सऊदी अरब जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इजराइल और अमेरिका को ये भी डर है कि परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद ईरान हमास, हिजबुल्लाह जैसे समूहों को और मजबूत करेगा। इससे इस क्षेत्र में खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप प्रशासन लगातार ईरान पर नई न्यूक्लियर डील के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। ये स्थिति मध्य पूर्व को एक बड़े अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रही है। तो ये थी परमाणु हथियारों की दुनिया की कहानी और ईरान इजराइल के बीच चल रहे इस बड़े संघर्ष की जटिलता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।